नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो है गढ़वाल में किस प्रकार से पंवार वंश की स्थापना हुई थी और कौन इसका संस्थापक था। तो हमने कनकपाल को ही इस गढ़वाल वंश का संस्थापक मान के आगे की हमने जो है इसकी कहानी सी थोड़ी देखी थी कि क्या क्या इस पंवार वंश के शासन काल में हुआ। और इसके हमने स्रोतों की भी बात की थी कि कहीं वंशावलियों से, अभिलेखों से और कुछ पुस्तकों से, जैसे मानवोदय काव्य जैसे पुस्तकों की बात हमने की थी। तो पहला राजा था कनकपाल। इसके बाद हम सीधे 24वें राजा की बात करेंगे, जो कि कौन था? सोनपाल। बहुत सारे लोग या बहुत सारे इतिहासकार सोनपाल को ही अपना शासक मानते हैं। वो देखते हैं कि कैसे मानते हैं, तो वो थोड़ी देख लेते हैं। सोनपाल जो कि हमारा 24वें क्रम का शासक था और इसका शासन काल था 1243 ईस्वी से और 1250। से और 1250 ईस्वी। और कौन से क्रम का राजा था ये? तो ये हमारा राजा था 24वें क्रम का। ठीक है, 24वें क्रम का ये हमारा राजा था और नाम था सोनपाल और शासन काल था 1243 से 1250। इसके बारे में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इस सोनपाल को कहा जाता है कि जब इसका शासन काल था तो उस टाइम पे कहा जाता है कि गढ़वाल जो है किसी कारणवश दो भागों में बट गया था। ये पंवार वंश गढ़वाल में एक तो हो गया था चांदपुर गढ़ी में जिनकी राजधानी होती थी, और एक हो गया था भिलंग घाटी में। चांदपुर गढ़ में राजधानी रहेगी, ऐसा नहीं कि भिलंग घाटी में राजधानी चलेगी तो चांदपुर गढ़ से हट गई, नहीं, चांदपुर गढ़ में राजधानी रहेगी। लेकिन ये सोनपाल ने भिलंग घाटी में भी राजधानी स्थापित कर दी। और इस सोनपाल के बाद जितने भी 4-5 पीढ़ी के राजा हुए जयराम देव तक, उन सभी की राजधानी रहेगी भिलंग घाटी में। तो इसीलिए इस सोनपाल को क्या कहा जाता है? तो भिलंग घाटी में पंवार वंश का संस्थापक, भिलंग घाटी में पंवार वंश का संस्थापक, पंवार वंश का संस्थापक। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि भिलंग घाटी में पंवार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इस सोनपाल को। दूसरा क्वेश्चन, जब इसने भिलंग घाटी पे शासन करना शुरू किया तो उस टाइम पे भिलंग घाटी में खस राजाओं का अधिकार हुआ करता था। इसने, सोनपाल ने क्या किया कि एक के बाद एक खस राजा को वो पराजित करते गया और वहां पे संपूर्ण भिलंग घाटी में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। ठीक उसी प्रकार जैसे 37वें क्रम के राजा अजय पाल ने किया था, पूरे 52 गढ़ों को जीतकर अपने आप गढ़पाल कहलाया था। इसी प्रकार इसने भी पूरी भिलंग घाटी में राज कर लिया था। इसीलिए इसको अजय पाल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। अजय पाल का पूर्ववर्ती शासक, पूर्ववर्ती। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, अजय पाल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो इस सोनपाल को ही अजय पाल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसके बाद 4-5 पीढ़ी तक के राजाओं की राजधानी भिलंग घाटी में रही, तो इनकी राजधानी को क्या कहा गया? सोनी भिलंग, सोनी भिलंग, सोनी भिलंग इनकी राजधानी को कहा गया। तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। और ये जो राजा थे, जो 4-5 पीढ़ी तक के राजा हुए, इन राजाओं को क्या कहा गया? सोनवंशी राजा कहा गया। यह हमारा 24वां शासक हो गया सोनपाल। भिलंग घाटी में पंवार वंश का संस्थापक था। अजय पाल का पूर्ववर्ती से कहा जाता है और इसकी राजधानी को सोनी भिलंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो 28वें क्रम का राजा हुआ, इसी सोनवंशी राजा में, ये जो जिनकी राजधानी सोनी भिलंग हुआ करती थी, इसके बाद हमारा एक 28वां राजा हुआ था लखनदेव, जिसका नाम था, और इसका शासन काल था 1310 से और 1333। तो ये हो गया, ये सभी ने नोट कर लिया। अगर नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। अब हम बात करेंगे इसके बाद 28वें राजा की और लखनदेव की। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे लखनदेव की
जिसके कि हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा प्रमुख तो है नहीं, लेकिन ये तो एक तो ये सोनवंशी राजा था, और दूसरा जो है इसके हमें स्वमुद्राएं प्राप्त होती है। स्वमुद्रा का मतलब इसकी अपनी मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि किसकी है, ताम्र मुद्रा है। इसीलिए इसे कहीं कहीं पे इसे गढ़वाल का स्वतंत्र शासक कहा गया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये गढ़वाल का स्वतंत्र शासक नहीं है, क्योंकि गढ़वाल का स्वतंत्र शासक तो अजयपाल ही होगा, लेकिन इसी बिलंग घाटी का स्वतंत्र शासक कहा जाता है। और अभी तक के इस पंवार वंश के शासन काल में पहला ऐसा शासक जिसने अपनी मुद्राएं छपाई, इसीलिए इसे स्वतंत्र शासक कहा गया है, जिसका नाम है लखन देव। और 1310 से 1333 लखन देव, और 1310 से 1333 इसका शासन काल रहा। और ये हमारा कौन सा था, 28वां राजा हुआ करता था ये लखन देव। और कहीं कहीं पे इसे क्या कहा गया है, लसण देव। लसण देव इसकी मुद्रा में ही कहा जाता है कि इसने अपनी मुद्रा में ही अपना नाम लसण देव लिखा है। तो इसके बारे में एक यही पॉइंट है कि स्वमुद्रा छापने वाला, स्वमुद्रा छापने वाला पहला शासक इस पंवार वंश के अंदर अपनी मुद्राएं छापने वाला पहला शासक। और इसी को कहीं पे तो गढ़वाल का स्वतंत्र शासक कहा गया है, लेकिन वैसे ये भिलन घाटी का स्वतंत्र शासक था, तो इसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल का स्वतंत्र शासक। स्वतंत्र शासक इसके बारे में इतना ही हमें मिलता है कि ये जो है अपनी मुद्रा छापने वाला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गढ़वाल के पंवार वंश के अंदर अपनी मुद्रा छापने वाला पहला शासक कौन था, तो ये है लखन देव। और कहीं पे इसको लसण देव के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, अब हमारा आता है 29वां राजा, जो कि है अनंतपाल। और अनंतपाल कोई मुख्य क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्या है, अनंतपाल के बारे में हमें इसका एक धारसिल अभिलेख जो कि चमोली में है 1535 में प्राप्त होता है। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि कनकपाल राजा रहा, कहीं कहीं पे तो वंशावली से चला, लेकिन इसका एक धारसिल अभिलेख है जिससे हमें पता चला कि इस वंश का संस्थापक कनकपाल ही था। और इससे पहले ये जो राजा है लखन देव है या सोनपाल है, ये भी इस वंश के संस्थापक, इस वंश के शासक रहे। तो इसके धारसिल अभिलेख से हमें पता चलता है, जो कि कब का है, 1535 का। और ये किसका है, अनंतपाल का। ठीक है, किसका है, अनंतपाल का, अनंतपाल का धारसिल अभिलेख। धारसिल, जो धारसिल कहां पड़ता है हमारा, चमोली में। और ये जो अभिलेख है ये कब का है, तो ये है हमारा 1535 का। अनंतपाल का धारसिल अभिलेख है चमोली में, और कब का है ये, तो 1535 का। तो अनंतपाल के बारे में यही मुख्य क्वेश्चन है। और क्रम अगर पूछे तो ये 29वें क्रम का राजा था हमारा। ठीक है, ये हमारा 29वें क्रम का राजा था। अब इसके बाद हम मुख्य राजाओं की, अन्य जो मुख्य राजा हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारे एक और राजा हुए 34वें क्रम के, जिनका नाम था जगतपाल। इस जगतपाल के बारे में हम देखेंगे कि ये जो 34वां राजा था जगतपाल, इसका शासनकाल हमारा कब से कब तक का था, उसकी हम बात करेंगे। और क्या इसकी विशेषताएं हैं वो हम बात करेंगे। तो अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे कि 34वां कौन था, तो शासक का नाम था हमारा जगतपाल। और जगतपाल का जो हमारा शासन काल था वो था हमारा 1444 से और 1460। क्रम अगर कोई पूछे तो 34वां, और नाम था जगतपाल। जगतपाल, और इस जगतपाल का जो शासन काल था वो था हमारा 1444 से और 1460 ईस्वी। ठीक है, 1444 से 1460 इस जगतपाल का, जो कि 34वें क्रम का शासक था। इसके बारे में इसका क्या है कि हमें एक इसका ताम्रपात्र प्राप्त होता है
इसका ताम्रपात्र प्राप्त होता है, जो कि कब का है, तो 1455 का। 1455 का ताम्र प्राप्त होता है। कहां से, तो देवलगढ़ से। ठीक है, देवलगढ़ से इसका हमें देवप्रयाग से, कहां से प्राप्त होता है, तो देवप्रयाग से इसका एक ताम्रपात्र प्राप्त होता है 1455 में। और इस ताम्रपात्र में इसने स्वयं को रजवार नाम से सुशोभित किया है। क्या कहा गया है इसको, रजवार। और इतिहासकारों ने इस रजवार का अर्थ लगाया है कि इस रजवार का अर्थ है कि प्रभुत्व संपन्न राजा। क्या कहा गया है, प्रभुत्व संपन्न राजा, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न कहा किसी इतिहासकारों ने कि रजवाड़ का अर्थ है प्रभुत्व संपन्न। तो इसका यही एक विशेष है कि इसका 1455 में हमें देवप्रयाग से एक ताम्रपात्र प्राप्त होता है, जो कब का है, 1455 का। और इस ताम्रपात्र में इसने खुद को रजवार नाम से इसमें अंकित किया हुआ है। इसने खुद को ही कहा है रजवार, अपने आप को ही इस जगतपाल ने रजवार कहा है। और इसका शासनकाल हमने देखा 1444 से 1460 ईस्वी, जो कि 34वें क्रम का राजा था। और इस रजवार से इतिहासकारों ने इसका अर्थ लगाया है कि इस रजवार का अर्थ है कि ये एक प्रभुत्व संपन्न राजा था, ऐसा कुछ अर्थ लगाया गया है। अब हम बात करेंगे अपने इस गढ़वाल के पंवार वंश की, जहां से असलियत शुरुआत होती है, जहां से गढ़वाल शब्द प्रचलन में आता है। ऐसा एक राजा हुआ 37वां राजा, जिसका शासन काल था 1490 से और 1519, और नाम था अजयपाल। अजयपाल बहुत ही प्रमुख राजा है, इस पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो ये सब आपने देख लिया होगा, इसका लिख लिया होगा। 1555 का एक देवप्रयाग का ताम्रपात्र प्राप्त होता है, जिसमें इसे रजवार नाम से लिखा हुआ है, किसने, जगतपाल ने। अब हम असली इतिहास की शुरुआत करेंगे, जहां से जो है इस पंवार वंश का असली इतिहास प्राप्त होता है। तो वो है हमारा 37वां शासक, और जिसका नाम है अजयपाल। सैंतीसवें क्रम का, और नाम है अजयपाल। और शासन काल है 1490 से और 1519, ये इसका शासन काल है जगतपाल का। इसके बारे में थोड़ी देखते हैं, इसकी कहानी, क्या क्या इसने किया और क्यों ये प्रमुख रहा। इस अजयपाल ने ही, कहा जाता है कि उस समय उत्तराखंड में 52 गढ़ हुआ करते थे। और इस अजयपाल ने, क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा थे, अजयपाल से पहले जितने भी 36 राजा थे, 36 पीढ़ी तक के जो राजा थे, वो सिर्फ गणपति राजा हुआ करते थे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि गणपति का अर्थ है कि विशेष एक गढ़ पर उनका अधिकार हुआ करता था। उस टाइम पे उत्तराखंड में कहा जाता है कि 52 गढ़ हुआ करते थे, और इन 52 गढ़ों को एकीकृत किया किसने, अजयपाल ने। कुछ को तो इसने युद्ध से जीता था, और कुछ शासकों ने आत्मसमर्पण कर लिया था। इन 52 गढ़ों को जीतकर अजयपाल कहलाया गढ़पाल। और इस अजयपाल का जो साम्राज्य था उसे कहा गया गढ़वाल। तो गढ़वाल शब्द कब प्रचलन में आया, तो वो है 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में गढ़वाल शब्द प्रचलन में आया। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है कि गढ़पाल नाम से किस पंवार शासक को जाना जाता है, तो वो है अजयपाल, गढ़पाल। ठीक हो गया। दो तो हमारे यहीं पे क्वेश्चन हो गया कि गढ़वाल शब्द कब प्रचलन में आया, तो 1515 में। और गढ़पाल किस पंवार शासक को कहा जाता है, तो वो है अजयपाल। कहा जाता है कि अजयपाल ने जो है पूरे 52 गढ़ों को जीत लिया था। शुरुआत करते हैं 1490 से। 1490 में जब ये अजयपाल शासक बना था, तो इसने शासक बनते ही सपने देखने शुरू कर लिए थे 52 गढ़ों को जीतने के। अब इसके साथ क्या हुआ कि 1490 में शासक बना, और 1491 में
चंद्रवंश का जो कुमाऊं का चंद्रवंश था हमारा, उस समय शासक कौन था वहां पे, तो कीर्तिचंद। 1491 में ही ठीक इसके शासन काल के एक साल लगभग 1 साल के बाद इस कीर्तिचंद ने इस अजयपाल पर जो है आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद अजयपाल इस युद्ध में हार गया। तो अजयपाल को बहुत बुरा लगा इस चीज का, क्योंकि जिस शासक ने 52 गढ़ों को जीतने की सोचा था और उसके फर्स्ट युद्ध में ही, प्रथम युद्ध में ही उसको हार का सामना करना पड़ा, तो उसको बहुत ठेस पहुंच गई। और कहा जाता है कि जब कीर्तिचंद से युद्ध के हारने के बाद अजयपाल युद्ध स्थल से अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ न जाके एक गढ़ हुआ करता था लोहाबगढ़, तो वहां चला गया था। लोहाबगढ़ ने, कहा जाता है, एक कहानी है इस प्रकार की कि इसने लोहाबगढ़ में एक गुफा के अंदर भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने इसे जो है भैरव रूप में अपना दर्शन दिया था और अपने कंधे पे उठा के इसको ऊपर उठाते रहे। एक ऊंचाई तक आकर, एक जगह पर आकर अजयपाल को डर लगने लगा। फिर भैरव भगवान ने इनको नीचे उतारा और कहा, ऐसे कुछ कहानी है कि कहा कि जहां तक तेरी नजर गई वहां तक तेरा साम्राज्य हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 1492 में कीर्तिचंद पे अटैक करेगा अजयपाल, क्योंकि अजयपाल अब कॉन्फिडेंस में निकलेगा, वरदान प्राप्त हो गया, ऐसी कुछ कहानी है। तो 1492 में अजयपाल निकलेगा कीर्तिचंद पे अटैक करने के लिए। और कहा जाता है कि इसने कीर्तिचंद से बदला लिया था और वो युद्ध 1492 में अजयपाल जीत गया था। ठीक है, 1492 में युद्ध जीतने के बाद इनके बीच एक संधि हुई थी, जिसमें जो है देवघाट को बॉर्डर बनाया गया था, गढ़वाल का और कुमाऊं का। इस प्रकार से इनके बीच एक संधि हुई थी देवघाट को बॉर्डर बना के। तो 1492 में ही अजयपाल इस युद्ध में कीर्तिचंद से जीत गया था। और चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक है कीर्तिचंद जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इसके बाद लगभग सभी चंद शासक जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते रहे। तो अजयपाल 1492 में जो है एक युद्ध जीत गया कीर्तिचंद से। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारे गढ़पाल, और इसके बाद ये 1515 ईस्वी में गढ़वाल शब्द प्रचलन में आया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अटैक करेगा अजयपाल। एक गढ़ था कोलीगढ़ को भी इसने जीत लिया। एक था नागपुरगढ़, और ऐसा ही एक और गढ़ था कंडारागढ़। इन सब जो उत्तरी गढ़ थे, जो भी हमारे उत्तरी गढ़ थे, उत्तरी गढ़ मतलब चमोली चांदपुर गढ़ी को आधार मान के उत्तरी गढ़ में आते थे कोलीगढ़, नागपुरगढ़, कंडारागढ़। ऐसे सब गढ़ों को अजयपाल जीतता गया। और अब बात आएगी दक्षिण की। ये उत्तरी वाला हिस्सा तो उसने पूरा जीत लिया। अब दक्षिण में हमारे ये पौड़ी तराई वाला क्षेत्र आता था, ये टेरी तराई वाला क्षेत्र। तो इस गढ़ पर जो है असवालों का बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, असवालों का बोलबाला हुआ करता था। और इन असवालों का जो मेन गढ़ था वो होता था मेहावगढ़। असवालों का मेहावगढ़ हुआ करता था। और असवाल यहाँ पर बहुत शक्तिशाली लोग थे। अजयपाल ने इनके साथ क्या किया? अजयपाल एक योद्धा तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक कुशल राजा भी था अजयपाल। उसने क्या किया कि इन पे आक्रमण नहीं किया। उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पर अफगानों का राज था, सिकंदर लोदी राज कर रहा था। तो तराई भावर वाले क्षेत्र में अफगान डाकुओं का अटैक हुआ करता था लगातार। इस अजयपाल ने यहाँ पर आकर इस तराई बावर क्षेत्र से इन डाकुओं को खदेड़ा, जिससे कि असवाल, ये जो लोहाबगढ़ के असवाल थे यहाँ पर, इन असवालों ने इसके साथ आत्मसमर्पण कर लिया। इनको ये जो है बहुत अच्छा लगा, इनसे ये प्रभावित हो गया, अजयपाल से प्रभावित हुए। और इन्होंने जो है मेहावगढ़ के लोगों ने, असवाल थे जो मेहावगढ़ के, उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया और यहां से भी जो है अजयपाल जीत गया। ऐसे कुछ इसने 52 गढ़ों को जीतकर फिर इसने जो है
1512 में अजयपाल यहां से वापस आएगा अब, और 1512 में कहा जाता है इसने राजधानी चेंज कर ली, और कहां कर दी 1512 में, तो देवलगढ़। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि अजयपाल ने कहीं कहीं पे 1506 भी है, क्योंकि इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में यही अधिकतर है कि आंकड़ों का भेद बहुत ज्यादा है, तो कहीं पे 1512, कहीं पे 1506 भी लिखा मिलेगा, तो 1512 को ही आधार मानते हैं। और 1512 में कहा जाता है इसने राजधानी कर ली थी देवलगढ़, और 1517 में कहा कर दी थी श्रीनगर, 1517 में श्रीनगर। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया 1515 ईस्वी में गढ़वाल शब्द प्रचलन में आया। गढ़वाल किस पवार शासक को कहा जाता था? तो अजयपाल को। अजयपाल ने देवलगढ़ राजधानी कब स्थानांतरित की? तो 1512 में। या फिर देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन पवार शासक था? तो वो था हमारा अजयपाल। और श्रीनगर में स्थानांतरित करने वाला तो वो भी था अजयपाल। इसके बाद हमारे जो है लगातार राजधानी रहेगी श्रीनगर में ही, जब तक कि गोरखा शासन यहाँ पर स्थापित नहीं होता है तब तक राजधानी रहेगी अब श्रीनगर। इसीलिए श्रीनगर को एक नोट आप कर सकते हैं, नोट लिखेंगे एक, कि श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे दिल्ली पर 17 बार आक्रमण हुए थे, 17 बार दिल्ली का विध्वंस हुआ था, और फिर 17 बार ही दिल्ली का जीर्णोद्धार हुआ था, उसी प्रकार इस श्रीनगर पर भी 11 बार आक्रमण हुए थे, 11 बार श्रीनगर का विध्वंस हुआ था, और 11 बार वापस इसका जीर्णोद्धार हुआ। इसीलिए श्रीनगर को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल की दिल्ली, गढ़वाल की दिल्ली। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीनगर को। अब 1517 में श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित करने के बाद अजयपाल ने श्रीनगर में एक महोत्सव, अपने को राजा घोषित करने के लिए, महाराजा घोषित करने के लिए एक महोत्सव आयोजित किया श्रीनगर के अंदर, और वहां पे सभी 52 गढ़ों के राजाओं को निमंत्रण दिया कि मेरे आगे सर झुकाओ, मेरी अधीनता स्वीकार करो। इसीलिए सभी 52 गढ़ के राजा को बुलाया था। उसमें से सभी राजा आ गए थे, लेकिन एक जुआपट्टी, टिहरी के अंदर ही जुआपट्टी, उप्फू सराईगढ़, उप्फू गढ़ का एक कप्फू चौहान शासक था, जो कि उस महोत्सव में नहीं आया। ठीक है, उस महोत्सव में नहीं आया तो अजयपाल ने एक चुनौती भेजी थी कप्फू चौहान के लिए। उप्फू गढ़ का जो शासक था कप्फू चौहान के लिए चुनौती भेजी थी कि अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते हो तो मैं आप पे आक्रमण करना शुरू कर दूंगा। तो अजयपाल ने जब ये भेजा था तो उसने भी रिप्लाई में कुछ भेजा था। कहा जाता है कि कप्फू चौहान ने रिप्लाई में, रिटर्न में भेजा था कि मैं पक्षियों में बाज की तरह हूं और पशुओं में शेर की तरह हूं। ऐसा कुछ लिख के भेजा था कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे युद्ध करना पड़े। अब अजयपाल कर लेगा कप्फू चौहान पर आक्रमण, और कहा जाता है कि इसने कप्फू चौहान पर आक्रमण किया था। तो इसके बाद वहां की महिलाओं को, उप्फूगढ़ की महिलाओं को पता चला था, जबकि अजयपाल के साथ उप्फूगढ़ का जो कप्फू चौहान था वो पहला युद्ध जीत गया था, लेकिन वहां की महिलाओं को लगा कि कप्फू चौहान युद्ध में हार गया और युद्ध में मारा गया। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो है जोहर कर लिया था वहां पे। तो इसीलिए उत्तराखंड का ये पहला जोहर भी हो सकता है जो उप्फूगढ़ के अंदर हुआ था। तो इसके बाद उस युद्ध में ये कप्फू चौहान जीत गया था, लेकिन अजयपाल ने फिर इससे भेंट की थी और कहा था कि मेरे पास केंद्रीय सेना है, बहुत बड़ी सेना है, अभी भी अधीनता स्वीकार कर लो। मैं आपको कहीं ना कहीं अजयपाल को भी लग गया था कि कप्फू चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा है। तो अजयपाल ने कप्फू चौहान को कहा था कि अभी भी समय है, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं आपको बहुत बड़े गढ़ का गढ़पति बना दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी कप्फू चौहान ने मना कर लिया था। तो अजयपाल ने कुछ ऐसा कहा था कि इसका सिर, जब आक्रमण किया था और कप्फू चौहान की हार हो गई थी दूसरे युद्ध में, तो अजयपाल ने कहा था कि इसका सिर कुछ ऐसा काटा जाए, किसका? कप्फू चौहान का, कि इसका सिर कटते ही मेरे चरणों में गिरना चाहिए।
तो कहा जाता है कि कप्पू चौहान ने 2 मुट्ठी रेत खाई थी और अपना सिर कुछ ऐसा घुमाया था कि सिर काटने के बावजूद कप्पू चौहान का सिर अजयपाल के चरणों में नहीं गिरा था और अजयपाल इससे बहुत प्रभावित हुआ और अजयपाल ने इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि वीर तुम जीते और मैं हारा। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि अजयपाल ने वीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, तो वो किया था वीर शब्द का प्रयोग कप्पू चौहान के लिए। कप्पू चौहान जो कि उप्पूगढ़ का शक्तिशाली शासक था, ठीक है, जुआपट्टी टिहरी के अंदर उप्पूगढ़ का शासक हुआ था कप्पू चौहान और कप्पू चौहान के लिए ही अजयपाल ने वीर शब्द का प्रयोग किया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजयपाल ने वीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, कप्पू चौहान। अब क्या हुआ कि कप्पू चौहान से युद्ध करने के बाद अजयपाल का मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और इसने जो है उसके बाद युद्ध से संन्यास ले लिया। जैसा कि ठीक भारतीय शासक अशोक के साथ हुआ था, उसने भी जो है बाद में युद्ध करते करते उसके बाद उसने बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसी प्रकार इस अजयपाल ने युद्ध से तौबा कर लिया था और इसके बाद गोरखनाथ पंथ अपना लिया था। इसीलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गढ़वाल का अशोक। अब हम इसकी उपाधि के बारे में बात करते हैं, इसने क्या क्या उपाधि धारण की थी। उपाधि, एक तो इसे कहा जाता था गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का अशोक। दूसरे से कहा जाता था गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन। ठीक हो गया, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन। और तीसरा इसे कहा जाता है गढ़वाल का बिस्मारक, गढ़वाल का बिस्मार्क। ठीक हो गया। तीसरा इसे कहा जाता है गढ़वाल का दुर्योधन, और चौथा कहा जाता है जिसका उल्लेख की मानवोदय काव्य में भी है। मानवोदय काव्य में इसे जो है भरत कवि द्वारा गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा गया है। ठीक हो गया। और इसका उल्लेख जो है हमें सांवरी ग्रंथ में भी मिलता है। इसका सांवरी ग्रंथ जो कि गोरखनाथ पंथ का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें भी इस अजयपाल का भी जिक्र मिलता है। तो ये इसकी उपाधि हो गई। सबसे पहले एक तो हमने कहा था कि गढ़पाल, गढ़पाल तो इसे कहा ही गया था। दूसरा इसे कहा गया था गढ़वाल का अशोक, क्योंकि इसने जो है कप्पू चौहान के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक की तरह, इसीलिए इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। दूसरा इसे गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। तीसरा इसे गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। चौथा गढ़वाल का दुर्योधन भी कहा जाता है और इसके बाद इसे गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा जाता है। ये किसने कहा, भरत कवि के द्वारा इसको जो है गढ़वाल के युधिष्ठिर के नाम से जाना गया है, या इसे ये उपाधि दी गई है, जो कि मानसा का दरबारी कवि था भरत कवि। अब हम बात करते हैं कि ये युधिष्ठिर या दुर्योधन, बिस्मार्क, नेपोलियन, अशोक, इससे हमें पता चलता है कि एक शक्तिशाली राजा रहा और 52 गढ़ों का विजेता रहा, तो इसलिए शक्तिशाली तो था ही। इसके द्वारा कुछ प्रथाएं चलाई गई। एक तो थी सरोला ब्राह्मण प्रथा और दूसरी कौन सी थी, धूली पाथा वाली प्रथा। अब ये सरोला ब्राह्मण प्रथा क्या थी और धूली पाता प्रथा क्या थी, इसके बाद इसने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया, कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। तो अब हम देखते हैं, ये सबने नोट कर लिया, गढ़वाल का अशोक अजयपाल, गढ़वाल का नेपोलियन अजयपाल, गढ़वाल का बिस्मार्क अजयपाल, गढ़वाल का दुर्योधन युधिष्ठिर किसे कहा जाता है, तो वो है अजयपाल।
ये नोट कर लो। अब हम बात करेंगे फिर इसके द्वारा जो प्रथा चलाई गई थी, सरोला ब्राह्मण प्रथा और धूली पाथा वाली प्रथा। ये हो गया। एक प्रथा थी सरोला ब्राह्मण प्रथा। कौन सी थी? तो एक तो थी सरोला ब्राह्मण प्रथा, यह सरोला ब्राह्मणों की इसने नियुक्ति की थी। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति। और दूसरा इसने क्या किया था? धूली पाथे का निर्माण किया था। धूली पाथा निर्माण। अब थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं कि ये क्या था, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है कि धूली पाथा निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल ने। और सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने। लेकिन थोड़ी याद आगे तक रखने के लिए कहानी के रूप में समझते हैं कि ये जो सरोला ब्राह्मण प्रथा थी, तो ये जो सरोला ब्राह्मण हुआ करते थे, ये इनके भोजन बनाने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे, जो राज परिवार में भोजन का जो है भोजन की व्यवस्था करते थे। क्योंकि इसकी अजयपाल की केंद्रीय सेना थी और इन सैनिकों में जाति भाव था, तो इसीलिए जो है ये एक दूसरों से छुआछूत की भावना रखते थे, जिससे कि इसके सैन्य शक्ति में विघटन होने लग गया था। तो इसीलिए इस अजयपाल ने एक उच्च कुल के ब्राह्मणों की नियुक्ति की, जो कि इन सभी सैनिकों के लिए, मतलब कह सकते हैं कि राज परिवार के लिए भोजन बनाएगा। तो जो भोजन बनाने वाले जो ब्राह्मण उच्च जाति के नियुक्त किए थे, उन्हीं ब्राह्मणों को कहा जाता है सरोला ब्राह्मण। अब दूसरा ये धूली पाथा, ये क्या था? उस समय उस शासक के शासन काल में अनाज मापन की एक जो हमारा एक पैमाना था, वो था पाथा, जो कि 2 केजी का, आज के 2 केजी के बराबर होता था एक पाथा, अनाज मापन के लिए था। तो उस समय उस पाथे के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दिया था, क्योंकि वो 2 किलो का होता था। तो लोगों ने कुछ लोगों ने उस 2 किलो के पाथे का 2 निर्माण कर लिया था, एक 1.5 किलो का, एक 2 किलो का। अगर किसी को देना था तो उस 1.5 किलो के पाथे से देंगे, और अगर किसी से लेना था तो उस 2 किलो के पाथे से लेंगे। तो ये पता चल गया अजयपाल को। तो अजयपाल ने एक सरकारी पाथे का निर्माण कराया, जिसे धूली पाथा कहा गया, और इस धूली पाथा को ही अजयपाल का धर्म पाथा भी कहा जाता है। तो धूली पाथा निर्माण किसने करवाया था, या धूली पाथा जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी? तो वो अजयपाल ने चलाई थी। क्योंकि जो सरकारी पाथा, क्योंकि उसके बाद जो है ये सरकारी था, ये 2 किलो का ही रहेगा, सरकारी मतलब पूरी प्रजा के लिए ये धूली पाथा था, ये 2 केजी का ही था, फिक्स था। तो ये जो अब झोलमोल था ये बंद हो गया था। तो इसी धर्मप्रिय के कारण जो है इसे, धर्मात्मा राजा के कारण इसे गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा गया। तो ये इसकी कुछ प्रथाएं थी, सरोला ब्राह्मण प्रथा और धूली पाथा। ये किसके शासनकाल की प्रमुख प्रथाएं हैं, या इनका निर्माण या इनको प्रचलन में किसने लाया? तो वो भी अजयपाल ने। अब हम बात करेंगे कि अजयपाल की जो मुख्य अन्य बातें हैं इसके बारे में। अब अजयपाल की एक और, इसने जो है देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण, राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि इनकी क्या थी? कुल देवी। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अजयपाल। और गढ़वाल के पंवार वंश की कुल देवी कौन थी? तो कौन थी? राजराजेश्वरी, जिसका निर्माण करवाया था देवलगढ़ में अजयपाल ने। इसके अलावा देवलगढ़ में भैरव मंदिर हो गया, और गोरजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारे के सारे कहां? देवलगढ़ में। इनका जीर्णोद्धार भी किसने कराया? तो वो कराया था अजयपाल ने। ठीक है,
भैरव मंदिर, गोरजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया अजय पाल ने ही। और इसने क्या किया था, एक श्रीनगर में कालिका देवी मठ का भी निर्माण कराया था। श्रीनगर में कालिका देवी मठ। देखो ये तीन बातें विशेष हो गई। एक तो देवलगढ़ में राजराजेश्वरी जो कि इनकी कुल देवी थी, उसके मंदिर का निर्माण करवाया अजय पाल ने। तीसरा भैरव मंदिर देवलगढ़ में, भैरव मंदिर देवलगढ़ में, गोरजा मंदिर और देवलगढ़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया अजय पाल ने। और तीसरा प्रमुख कि कालिका देवी मठ श्रीनगर में, इसका निर्माण भी किसने किया, तो वो भी आ जाएगा हमारा अजय पाल। तो ये हमने अजय पाल के बारे में मुख्य जो इसकी कहानियां थी ये पढ़ी। और इस परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे लगभग हमने सभी को कवर करने की कोशिश की। तो ये हमारा 37वां शासक अजय पाल, जिसकी कहानी हमने लगभग पूरी कर ली और जो कि 37वें क्रम का हमारा शासक था। और इसका हमने शासन काल देखा था 1490 से और 1519। अब इस शासक के बाद हमारा एक और शासक आएगा 42वां शासक, और जिसका नाम है सहजपाल। तो इस 42वें शासक की भी आज हम बात कर लेते हैं। सहजपाल के बारे में ये हमने देख लिया, इतना अजय पाल के बारे में हमने पूरा गहराई से अध्ययन कर लिया। शायद एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आने की संभावना नहीं है। अब हम बात करेंगे 42वां शासक सहजपाल। 42वां और नाम है सहजपाल। ठीक हो गया, सहजपाल। इसके बारे में हम थोड़ी विशेष बात कर लेते हैं कि इसने क्या करवाया था। इसने एक तो इसके हमें देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से इसके 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो कि अगर पहला अभिलेख देखा जाए तो वो है 1548 का। और जो 5वां जो अभिलेख है वो कब है, 1573 का। इसके हमें 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं टोटल, जो कि पहला अभिलेख 1548 का है और 1573 का 5वां अभिलेख है, जो कि हमें देवप्रयाग से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन तो इसके बारे में ये प्रमुख है। दूसरा इसका जो है मानवदेय काव्य में भी इसका उल्लेख है। और मानवदेय काव्य में इसे क्या कहा गया है, मानवदेय काव्य में इसे कहा गया है राजनीतिक चतुर। राजनीतिक चतुर कहा गया है और युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला भी कहा गया है। ठीक, तो इसे राजनीतिक चतुर, राजनीतिक चतुर किस पंवार शासक को जो है मानवदेय काव्य में राजनीतिक चतुर कहा गया है, तो वो है हमारा सहजपाल। और सहजपाल जिसके हमें 5 अभिलेख प्राप्त हुए, इसे मानवदेय काव्य में क्या कहा गया, राजनीतिक चतुर। और मानवदेय काव्य में इसे दूसरा किस नाम से जाना गया है, तो वो है कि युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला। क्या है, युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला। इसका मतलब ये भी बहुत शक्तिशाली शासक रहा, संताप देने वाला। और जो गढ़वाल की जो राजाओं की वंशावली है उसमें इसे क्या कहा गया है, इसमें इसे कहा गया है वीर गुणज, वीर गुणज। इसको कहा गया है वीर गुणज सुखद प्रज्ञा, वीर गुणज सुखद प्रज्ञा। ये किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया है गढ़वाल वंशावली में। गढ़वाल जो राजा की वंशावली हमें प्राप्त हुई है, उन वंशावलियों में इसे क्या कहा गया है, वीर गुणज सुखद प्रज्ञा। और मानवदेय काव्य में इसको किस नाम से जाना गया है, मानवदेय काव्य। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि राजनीतिक चतुर मानवदेय काव्य में किस शासक के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो है सहजपाल। और युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला इस शासक को कहा गया है, तो वो भी है
सहजपाल किसमें कहा गया है, मानवोदय काव्य में, और गढ़वाल राजाओं की वंशावली में इसे कहा गया है वीर गुणज सुखद प्रज्ञा। तो ये हमने 42वें सहजपाल तक बात कर ली, और इसके बाद हम अगले टॉपिक में मिलेंगे आपसे। तो अगर आपको अध्ययन सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमें इसके बाद उत्साहवर्धन मिलता रहेगा और हम जो है अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।